उम्र एक संख्या है, असली ताकत मानसिकता में होती है। ये बात कही है टेबल टेनिस के मास्टर चैंपियन, जो 42 साल की उम्र में 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे। और इन्हें इसके लिए जो भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री से नवाजा गया 2019 में। 2022 में इनके जो खेल रत्न खेल के लिए सर्वोच्च भारत का जो रत्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। हेलो एंड नमस्कार। आज 7 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। इसके साथ जानेंगे जॉब, एजुकेशन और इतिहास के आज के दिन के इतिहास में मुख्य घटनाओं के बारे में जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं जॉब एजुकेशन से। फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है, जो 53,749 पदों पे निकली हुई है, इसमें जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो 20% से बढ़ाकर 41% किया गया है। 120 क्वेश्चंस में अब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित आएंगे। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। आरएसएसबी ने नया नियम जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी करके अलर्ट किया है जो एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट हैं के लिए बहुत जरूरी है। काफी समय से 30 से 40% तक अनुपस्थिति रहने की वजह से ये कदम उठाया गया है। इसमें नियम ये है कि अनुपस्थित रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन पर 750 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये केवल 3 अटेम्प्ट होंगे। इसके बाद अगर पेनल्टी नहीं चुकाने पर उसका जो SSOID है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है NHM की जो संविदा भर्ती है, उसमें संशोधन नोटिफिकेशन जारी किया गया है RSSB द्वारा। इसकी जो आवेदन है वो लास्ट डेट है 1 मई है और 22 संवर्गों में 8,256 पदों पर इसमें भर्ती होनी है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1,057 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर है। उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है। पूर्व आर्मी कैप्टन इसके लिए 22 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 वर्ष का जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स है, इसके लिए PTET एग्जाम जो प्री एग्जाम लगता है, उसकी जो अंतिम तिथि है अप्लाई करने की वो 7 अप्रैल है। और जो इसके एग्जाम लगेंगे, प्रवेश परीक्षा जो लगेगी वो 15 जून को लगेगी, जिसके सेंटर एग्जाम से पहले रिलीज किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं इतिहास में आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज डिटेल के साथ में। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO यानी WHO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO के उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों में इसका सहयोग करना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य से मतलब जब 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी तभी से ये भारत इसका सदस्य है। WHO के पहले जो महानिदेशक हैं वो ब्रुक चिसोल्म थे और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, बहुत ही टेढ़ा नाम है वैसे। राजस्थान प्रशासन अध्यादेश का लागू होना। राजस्थान द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949, ये जो अध्यादेश था जब संयुक्त राजस्थान बन चुका था, जब वृहद राजस्थान संयुक्त राजस्थान का गठन हो चुका था, उसके बाद राजस्थान में प्रशासनिक प्रणाली के सुधार के लिए द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश लागू किया गया। ये लागू किया गया था 7 अप्रैल 1949 को। यह अध्यादेश राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को संगठित करने और सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। बात करें इस अध्यादेश के मुख्य उद्देश्यों की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रशासन को एकीकृत करना। यानी जो संयुक्त राजस्थान बनने से पहले अलग अलग रियासतें थी, सबकी अपनी अपनी न्याय व्यवस्था थी, तो सारी न्याय व्यवस्थाओं को निरसन करके यानी उनको समाप्त करके एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्रशासनिक ढांचा लागू किया गया। संविधान निर्माण की तैयारी से मतलब है कि भारत में संविधान के अनुरूप यानी
जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, इसके बाद भी एकीकरण की प्रक्रिया चलती रही। और ये 1949 में संविधान निर्माण से पहले ही इसको लागू किया गया, ताकि जो संविधान के अनुरूप है वो शासन प्रणाली को लागू किया जा सके और उसके अनुरूप एक प्रारूप तैयार किया जा सके। इस अध्यादेश के जरिए राजस्व, न्याय, पुलिस व अन्य विभागों का एकीकरण किया गया। राजस्थान के प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और जनोपयोगी बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य था। 7 अप्रैल को बहुत सारे घटनाक्रम हुए। 7 अप्रैल 1949 को, 7 अप्रैल 1949 को जो ऑर्डिनेंस जो एक्ट है आपका, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 है। 7 अप्रैल को इसी दिन हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था। ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने संयुक्त राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह दिन न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया थी, बल्कि राजस्थान की एकीकृत, संगठित और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव का प्रतीक बना। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान प्रशासन अध्यादेश लागू हुआ और इसी दिन राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। हीरालाल शास्त्री नामित पहले मुख्यमंत्री थे। यानी यहाँ तक 1949 तक जब हीरालाल शास्त्री पहले नामित मुख्यमंत्री बने, यानी इसका मतलब है कि यहाँ तक आम चुनाव नहीं हुए थे। और अध्यादेश लागू करने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को ढंग से लागू करने के लिए और सारी व्यवस्थाओं को एकीकृत और संगठित करने के लिए, लोकतांत्रिक स्वरूप की नींव रखने के लिए, ये जो पहला मुख्यमंत्री नामित किया गया वो हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद 1951 में राजस्थान का पहला आम चुनाव हुआ। 1951 में पहला आम चुनाव हुआ तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी जो पहले नामित मुख्यमंत्री थे वो भी हीरालाल शास्त्री थे। और 1951 में आम चुनाव के बाद पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो भी हीरालाल शास्त्री थे। इन्होंने निर्वाचित होने के बाद 3 मार्च 1952 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि एक निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और साल 1954 में मोहनलाल सुटाडिया ने मंत्री पद संभाला। बात करें हीरालाल शास्त्री की, तो इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के पास जोगनेर गांव में हुआ। सकरानिया परिवार में हुआ था। और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था 1976 में। इनकी मृत्यु के उपरांत एक डाक टिकट जारी किया गया 1976 में। हीरालाल शास्त्री ने टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो करंट अफेयर की बात करते हैं। तो वर्ष 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर थे, जो थाईलैंड और श्रीलंका गए। थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंचने पर वहां रक्षा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान 5 मार्च 2025 को भारत और श्रीलंका के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें एक महत्वपूर्ण रक्षा करार भी शामिल है। यह रक्षा समझौता 4 दशक पहले भारतीय शांति सेना IPKF के श्रीलंका में तैनात होने के बाद इस क्षेत्र में पहला बड़ा समझौता है। यानी 4 दशक पहले श्रीलंका में भारतीय शांति सेना स्थापित की गई थी। उसके बाद में ये रक्षा समझौता सबसे बड़ा और पहला रक्षा समझौता है। करार के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को संस्थागत रूप देने का निर्णय हुआ है। यानी जो रक्षा सहयोग है वो बोलते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसमें रक्षा सहयोग, सैन्य सहयोग किया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का प्रभाव और दबदबा लगातार श्रीलंका की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए पीएम मोदी लगातार जो तटीय जो गल्फ और हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
पीएम मोदी का कोलंबो के इतिहास इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर सम्मानित किया गया। यानी श्रीलंका के कोलंबो में एक ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर बना हुआ है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये उसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। वहां पर इनको पीएम मोदी को सम्मानित किया गया, जो किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला पहला ऐसा सम्मान था। यानी किसी विदेशी नेता को अगर सम्मानित किया गया है इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर, तो वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी, जिनको इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर सम्मानित किया गया है, विदेशी नेता। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के जो श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मित्र विभूषण, प्रदान किया है या उससे नवाजा है, जो रजत पदक के रूप में होता है और इसमें 9 रत्न जड़े होते हैं, जिसमें कमल कमल, ग्लोब, सूर्य और अन्य आकृतियां उभरी होती हैं। यह सम्मान श्रीलंका भारत के बीच मजबूत मित्रता का प्रतीक है, जिसे पूर्व में मालदीव के राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी राजनेता यासिर अराफात को भी प्रदान किया जा चुका है। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां अपन बात कर रहे थे, जैसे कि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, इसका निर्माण 1948 में श्रीलंका की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की स्मृति में हुआ। यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, इसके बाद उसकी स्मृति में श्रीलंका ने 1948 में इंडिपेंडेंस स्क्वायर का निर्माण करवाया था। यात्रा की बात करें, मोदी की यात्रा की बात करें, तो ये यात्रा भारत श्रीलंका के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्रीलंका का भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम सहयोगी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा है, जिसका उद्घाटन 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये पंबन ब्रिज है, जो रामेश्वरम में किया गया है। ये और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर 6 मार्च को तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। यह नया पंबन ब्रिज करीब 2.08 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक है। नया पंबन ब्रिज यानी पुराना पंबन ब्रिज अभी भी उसी अवस्था में है और वो चालू हालत में है, उसको ध्वस्त नहीं किया गया या उसको हटाया नहीं गया है। नए पंबन ब्रिज की बात करें तो इस पुल का जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, क्योंकि रामायण के अनुसार यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। राम सेतु का जो निर्माण हुआ था, जो भगवान श्री राम है, श्रीलंका के लिए गए थे, तो समुद्र में जो पुल राम सेतु बनाया था, यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू होता है। यह पुल रेल और समुद्री यातायात दोनों के लिए आधुनिक तकनीक से लैस है और लिफ्ट होकर जहाजों को पार करने देता है। इसके अलावा जो पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए और रामेश्वरम ताम्बरम चेन्नई के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का तात्पर्य है कि इसका जो मध्य भाग है वो ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे हम बड़े जहाज नीचे से गुजर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पंबन ब्रिज है नया वाला। ये इस तरीके से जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट ये ऊपर उठता है और जो जहाज है वो इसके नीचे से गुजर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हाइट का है तो ये फोल्ड होकर ऊपर उठ जाता है और जहाज है वो इसके बीच से आसानी से निकल सकते हैं। पुराना पंबन ब्रिज है, ये पुराना पंबन ब्रिज है। ये राइट टू लेफ्ट स्वाइप होता था, इस तरीके राइट टू लेफ्ट स्वाइप होता था और जहाज इसमें से निकल जाता था। ये समुद्र तल से बिल्कुल बिल्कुल पानी से थोड़ा सा समुद्री सतह से ऊपर है। पुराना पंबन ब्रिज ब्रिटिश काल में 1914 में बना था, जबकि नया जो पुल है वो आधुनिक तकनीकों से मजबूत संरचना पर आधारित है। ये बात करें तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु है और ये रामेश्वरम है। तो यहाँ से ये पंबन ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी। तो राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल 2025 को इसको मंजूरी दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये अब ये कानून बन गया है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को, यहाँ 25 होना था, 2024 हो गया। एक्चुअली ये बिल जो 2025 को 24 को पेश किया गया था। 25 वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 3 अप्रैल 2025 को ये लोकसभा में पारित हो गया, जबकि राज्यसभा में इसे 4 अप्रैल को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को इस विधेयक को स्वीकृति दी, जिसे अब यह कानून बन गया है। नए कानून से वक्फ एक्ट नए कानून से वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया है। यानी पहले जो जो वक्फ एक्ट था 1995, उसमें संशोधन करके ये नया कानून लाया गया है, इसे संशोधन विधेयक कहेंगे। तो इसके प्रमुख प्रावधानों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है नाम परिवर्तन। इस विधेयक के माध्यम से जो वक्फ अधिनियम 1995 है, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025, जो WMWD एक्ट 2025 किया गया है। संपत्ति की घोषणा का तरीका इसमें बदल दिया गया है। अब किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति तभी माना जाएगा जब वह दान या स्पष्ट घोषणा से दी गई हो, न कि सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर। यानी पहले ये होता था कि इस्तेमाल के आधार पर उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती थी, जो अब ऐसा नहीं होगा। दान वही आदमी दे सकता है जिसकी वह खुद की संपत्ति हो, वही उसको दान दे सकता है। और ये इसके साथ ही इसमें जो अगर किसी कोई वक्त स्थापित करता है तो उसको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, कलेक्टर से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, कलेक्टर उसका सर्वे करेगा प्रॉपर्टी का। अगर सारी चीजें सही होती है, अगर उसको वक्त स्थापित करने के लिए कोई आदमी दावा कर रहा है, तो उसके लिए जो नेसेसरी है कि उसको कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना हो, जरूरी है। और जो वो संपत्ति है या तो उसकी खुद की हो या किसी ने उसको दान की हो, और ये बिल्कुल स्पष्ट घोषणा हो, तब ये सारी चीजें संभव होगी। इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। पहले जो वक्फ बोर्ड होता था, इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए कोई जगह नहीं थी। अब वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी सदस्य बन सकेंगे, ताकि काम में पारदर्शिता होगी। इसमें 2 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य। अब वक्फ बोर्ड है जो, इसमें महिलाओं की भागीदारी वक्फ बोर्डों में जगह मिलना जरूरी कर दिया है इसमें, यानी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। वक्फ बोर्ड में जो सदस्य होंगे उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी सदस्य बनाना कंपल्सरी किया गया है। झगड़ों का हल। पहले जो वक्फ का एक अलग ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में जो वक्फ के जितने भी विवाद हैं, जितने भी झगड़े हैं, उनके ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती थी और उनके जो फैसले होते थे वो अंतिम निर्णय होते थे। इसमें कई बार मनमानी होती थी, संपत्ति को जबरन वक्फ की घोषित कर दिया जाता था, ये विवाद निपटते नहीं थे। लेकिन अब इस चीज को बदला गया, इस नियम को बदला गया है। हालांकि जैसा कि संविधान में ये संविधान में इस चीज को मेंशन किया गया है कि सभी लोगों के लिए, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन सबको समान अधिकार है, समानता का अधिकार है। चाहे वो न्याय की बात करें, चाहे और किसी की बात करें, समानता का अधिकार है। तो जुडिशरी सिस्टम में भी सबको समानता का अधिकार है। तो इसी के तहत इसमें ये संशोधन किया गया है कि अगर ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आता है और वो किसी व्यक्ति को सही नहीं लगता है, कि जिसके खिलाफ गया है फैसला ये दिया गया है, तो वो 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में फैसला कर सकता है, अपील कर सकता है। उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और जो भी हाई कोर्ट को उचित लगेगा उसमें रिव्यू करने के बाद फैसला दिया जाएगा। यानी अब वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं वो अंतिम निर्णय नहीं होंगे, सर्वमान्य नहीं होंगे। 90 दिन के अंदर अपील करने पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और हाई कोर्ट में वो पुनः विचाराधीन के लिए लिए जा सकेंगे। नेक्स्ट है विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण में किस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित किया गया है? तो यह है दक्षिण भारत पर ये केंद्रित है, जिसमें विविधता का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को समर्पित था। यह महोत्सव 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक प्रतिदिन सुबह
10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहा। यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें किसी के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं था। ये द्रौपदी मुर्मू है, ये प्रदर्शनी के दौरान वहाँ जो मूर्तियाँ जो लगी है उनका अवलोकन करते हुए, ये जो है मिजोरम का ट्रेडिशनल डांस है जो वहाँ प्रस्तुत किया गया। इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं, चेरो डांस या बैम्बू डांस कहते हैं। बैम्बू डांस इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये पुरुष है तो ये ये नीचे बैम्बू है, बांस है। इस बांस को ये क्या है कि एक बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इनको एडजस्ट करते हैं और महिलाएं इन डांस बांस से बचते हुए इनके बीच में डांस करती है। ये द्रौपदी मुर्मू है और ये केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू है। ये मूर्ति का अवलोकन कर रहे हैं। ये लकड़ी की मूर्ति है जो उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये पीढ़ियों से कलात्मक ये इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें ये जो लकड़ी की मूर्ति है, लकड़ी पे एक मूर्ति उकेरी गई है और इस पे बारीक कारीगरी की गई है। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी कौन से देश ने की? तो इसकी मेजबानी करने वाला इटली था। तो इटली ने इसकी मेजबानी की थी। इसका आयोजन 7 मार्च से 17 मार्च 2025 तक इटली के ट्यूरिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 102 देशों के लगभग 1500 एथलीट्स ने भाग लिया। इसका आयोजन कब हुआ? 7 मार्च से 17 मार्च तक हुआ, इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन हुआ। कि 102 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, 100 जिसमें 15 एथलीट्स थे। भारतीय एथलीट्स की बात करें तो स्नोबोर्ड में शानदार प्रदर्शन किया। भारती और समीर ने स्वर्ण पदक जीते और जबकि हेमचंद और हर्षिता ठाकुर ने रजत पदक हासिल किए। स्वर्ण पदक किसने जीते? भारती और समीर ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हेमचंद और हर्षिता ठाकुर ने रजत पदक हासिल किए। बात कुल पदकों की करें तो भारतीय दल ने कुल 33 पदक इसमें जीते हैं शीतकालीन खेल में। ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में 2025 वाले में 33 पदक कुल भारत ने जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 18 रजत हैं और 7 कांस्य पदक हैं। 33 पदक में कितने हैं? 8 स्वर्ण है, 18 रजत और 7 कांस्य पदक। अचंत शरद कमल ने अपने करियर में कितनी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले ये मास्टर चैंपियनशिप है अचंत शरद कमल। अंचत शरद कमल 42 साल की उम्र में भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। 2019 में भारत के जो सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। 2022 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ये थे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको करंट डिटेल के साथ डिस्कस किया। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।